तो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, साइनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, कंक्लूजन और रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इकोसिस्टम वह पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें जीव और उसके भौतिक वातावरण में परस्पर जुड़कर एक संतुलित इकाई बनाते हैं। इसमें ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इकोसिस्टम जीवों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का एक गतिशील तंत्र है। इसमें बायोटिक और अबायोटिक तत्व शामिल होते हैं जो मिलकर एक संतुलित प्रणाली बनाते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन इकोसिस्टम का। ठीक है, हम देखेंगे डेफिनेशन। एजी ट्रांसले के अनुसार इसका डेफिनेशन है, इकोसिस्टम एक ऐसी प्राकृतिक इकाई है जिसमें जीवों और उनके भौतिक वातावरण के बीच पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। तो ये है इसका डेफिनेशन। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक सजीव और निर्जीव घटकों का समूह है जो आपस में जुड़कर पर्यावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र को बनाए रखना है। इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। देखेंगे फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट्स। यह वे घटक होते हैं जो जीवित प्राणियों से जुड़े होते हैं और पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें फर्स्ट देखेंगे हम प्रोड्यूसर्स। ये जीव फोटोसिंथेसिस द्वारा सूर्य का प्रकाश से अपने भोजन को स्वयं बनाते हैं। ये पर्यावरण में ऑक्सीजन उत्पन्न करने और भोजन श्रृंखला की नींव रखने का कार्य करते हैं। इसका एग्जाम्पल है पौधे, शैवाल और साइनोबैक्टीरियाज। सेकेंड है कंज्यूमर। ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसके टाइप्स हैं हॉर्बीवोरस, केवल पौधे खाने वाले जीव, एग्जाम्पल है गाय और हिरन। एंड सेकेंड है कार्निवोरस, मांस खाने वाले जीव, एग्जाम्पल है शेर और बाघ जैसे जीव। एंड नेक्स्ट है ओमनीवोरस जीव, पौधे और मांस दोनों खाने वाले जीव जैसे कि भालू और मानव। ठीक है, तो ये था कंज्यूमर्स का एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है डिकम्पोजर्स। देखेंगे ये जीव मृत पौधों और जानवरों के अवशेष को सड़ाकर पोषक तत्व मिट्टी में मिलाते हैं। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और न्यूट्रिएंट साइकिल को बनाए रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और फंगस। सेकेंड है एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसे इकोसिस्टम के गैर जीवित घटक होते हैं जो जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला है क्लाइमेट फैक्टर्स। ये उन तत्वों से संबंधित है जो पर्यावरण की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी। सेकेंड है इसमें एडापिक फैक्टर्स। ये वे कारक होते हैं जो मिट्टी से जुड़े होते हैं और इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। इसमें शामिल है सॉइल टेक्सचर, सॉइल पीएच, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। थर्ड है केमिकल फैक्टर्स। इकोसिस्टम में रासायनिक तत्वों की उपस्थिति भी जैविक घटकों को प्रभावित करती है। मुख्य रासायनिक कारक निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है ऑक्सीजन। यह जीवों द्वारा एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड। यह फोटोसिंथेसिस में उपयोगी होती है जिससे पौधे भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एग्जाम्पल है वाटर और न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कई महत्वपूर्ण कार्य करता है जो जीवन के अस्तित्व और पर्यावरणीय संतुलन के लिए आवश्यक है। फर्स्ट है इसमें एनर्जी फ्लो। सभी जीवों को ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स और फिर डिकम्पोजर तक प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए पौधे सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं जिसे शाकाहारी और फिर मांसाहारी ग्रहण करते हैं। सेकेंड है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इकोसिस्टम में आवश्यक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस लगातार चक्र में घूमते रहते हैं जिससे जैविक प्रक्रियाएं बनी रहती है। उदाहरण के लिए है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और वाटर साइकिल के माध्यम से पोषक तत्वों का पुनः उपयोग होता है। थर्ड है इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक घटकों के बीच संतुलन बना रहता है जिससे प्राकृतिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। उदाहरण के लिए शिकार और शिकारियों के बीच संतुलन बना रहना। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। डेड ऑर्गेनिज्म को बैक्टीरिया और फंगी द्वारा विघटित करके पोषक तत्वों को मिट्टी में लौटाया जाता है जिससे नए पौधे की वृद्धि संभव होती है। उदाहरण के लिए गिरे हुए पत्तों का विघटन।
नेक्स्ट है क्लाइमेट रेगुलेशन। इकोसिस्टम जलवायु को संतुलित रखने में मदद करता है, जिससे तापमान और वर्षा का स्तर नियंत्रित रहता है। उदाहरण के लिए जंगलों में ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, जंगलों का जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसको कम करना। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी मेंटेनेंस। इकोसिस्टम विभिन्न प्रजातियों को रहने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है, जिससे उनकी निरंतरता बनी रहती है। उदाहरण के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट में हजारों प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट है हैबिटेट प्रोविजेशन। इकोसिस्टम जीवों को उनके सर्वाइवल के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करता है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए नदी में रहने वाली मछलियां, जंगल में रहने वाले पक्षी और जानवर। नेक्स्ट है पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। मधुमक्खियां, पक्षी और अन्य जीव परागण और बीजों का प्रसार करने में मदद करते हैं, जिससे नए पौधे उगते हैं। उदाहरण के लिए फूलों से फलों के बनने का प्रक्रिया। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। देखेंगे इकोसिस्टम प्राकृतिक रूप से वेस्ट डिकम्पोजिशन करता है, जिससे पर्यावरण स्वच्छ बना रहता है और पोषक तत्व मिट्टी में लौट आते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का विघटन। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जीवों और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास संभव होता है। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इकोसिस्टम पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं और प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सकता है। सेकेंड है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। जल, मिट्टी, वायु और खनिज जैसे संसाधनों का संरक्षण इकोसिस्टम के माध्यम से होता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी उपलब्धता बनी रहे। नेक्स्ट है क्लाइमेट स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे जंगल कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोसिस्टम प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण एक साथ संभव हो पाता है। नेक्स्ट है फूड चेन एंड एग्रीकल्चर। इकोसिस्टम खाद्य श्रृंखला को बनाए रखता है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है और जैव विविधता बनी रहती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोसिस्टम पर्यटन, मछली पालन और औषधीय पौधों के संरक्षण के माध्यम से आर्थिक अवसर प्रदान करता है, जिससे रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन। इकोसिस्टम जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर संबंधों का संतुलित तंत्र है। विभिन्न प्रकार से इकोसिस्टम पारिस्थितिकीय कार्यों को पूरा करते हैं, जैसे ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्र और जैव विविधता संरक्षण और जलवायु नियंत्रण। इन कार्यों के कारण इकोसिस्टम पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए इकोसिस्टम का संरक्षण और सतत प्रबंधन आवश्यक है। ये था इसका कंक्लूजन। हम लोग देखेंगे रेफरेंस फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी बाय ओडम्पी एंड एनिमल फिजियोलॉजी एडाप्टेशन एंड इन्वायरमेंट बाय सेचमेंट निल्सन। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।